हेलो हेलो हेलो। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे यूपी बोर्ड के लाडलो, आपको पता है कि द्विघात समीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम से रिलेटेड। यानी कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% आएगा क्वेश्चन इससे, और बड़े मार्क्स में भी आएगा और छोटे में भी आएगा। तो यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको हम लेक्चर सीरीज के अंदर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट बाय पार्ट इसको कर चुके हैं। हम मोस्टली सारा ही कर चुके हैं। बस एक लास्ट ये आज का लेक्चर है, इसको जरूर देख लेना। ये आपकी 4.3 प्रश्नावली में करा रहा हूं। इससे रिलेटेड मैंने सभी कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में सिखा दिया है, आप जाके देख सकते हो। 25-30 मिनट की वीडियो बना रहा हूं इस पूरी सीरीज में, और आपको एक एक चीज पढ़ाता जा रहा हूं उसमें, स्टेप बाय स्टेप। आप डेली पढ़ोगे तो डेली हैबिट बिल्ड होगी, डेली आप उसको पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी बनेगी, और वो कंसिस्टेंसी आपको टॉपर बनाती है। बात याद रखना। समझ में आई बात? तो बिना किसी देरी के हम कम समय में ही ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। हम हैबिट बना रहे हैं, तो पर्सनालिटी 4.3 को शुरू करते हैं। इससे पहला सभी कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। क्या हमने सीखा था? हमने भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था, यानी कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र है ना, हमने द्विघात सूत्र सीखा था भैया। ठीक है, समझ में आई बात? द्विघात हमने सूत्र को सीखा था, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य, क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ, महान भारतीय एक श्रीधराचार्य जी थे, जिनके द्वारा दिया गया था। ठीक है नहीं, इस सूत्र के बारे में बताया गया था। सूत्र क्या था भैया कि अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, ax² प्लस में bx प्लस में c, समझ में आई बात, बराबर में 0, अगर ये समीकरण मुझे दे रखी है तो मैं इसके मूल निकाल सकता हूं। मूल का मतलब जानते हो, जो इसमें चर है ना ये x, इसका मान, जो x है ये चर है, इसका मान ही भैया मूल है, इसका मान ही भैया मूल है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो मैं इसके मूल निकाल सकता हूं किस फॉर्मूले से? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, और बटे में आ जाएगा 2 गुणा a। क्या बात समझ में आई? ये सूत्र था सर। ए बी सी क्या है इसमें भाई? x² का जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, जो अचर पद है तुम्हारा वो c है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें मान रखना है, मान रख के इसके मूल निकाल देने हैं। एक हमने छोटी सी चीज पढ़ी थी, जिसको हमने भैया विविक्तर बोला था, डी, विविक्तर बोला था डी। क्या इतनी बात समझ में आई? हमने एक चीज पढ़ी थी, विविक्तर पढ़ा था नहीं, विविक्तर, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था एक। तो ये जो विविक्तर है लाडले, ये जो विविक्तर है डी, ये क्या है भैया? b² माइनस 4ac, ये जो आपका ब्रैकेट के इसके रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है, यही विविक्तर है। इससे क्या पता चलता है भैया? इससे सर मूलों की प्रकृति का पता चलता है। सर मूलों की प्रकृति का इससे पता चलता है। सर मूलों की प्रकृति का इससे पता चलता है। सर मूलों की प्रकृति का मतलब, मूलों की प्रकृति का मतलब ये है भाई लाडले, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि अगर तेरा ये डी का जो मान है, ये जो तूने इसमें वैल्यू रखी बी की और ए की और सी की, अगर डी का मान तेरा बड़ा आ गया 0 से, तो मुझे पता है भाई 2 मूल निकलेंगे, यानी कि जो भी वो समीकरण है उसके 2 मूल निकलेंगे और दोनों भिन्न होंगे। 2 मूल निकलेंगे और दोनों के दोनों भिन्न होंगे, अलग होंगे। और अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो भैया 2 मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ऐसे 2 मूल निकलेंगे। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं बस। अगर ये 0 से छोटा आ गया, यानी कि माइनस में, यानी कि माइनस में इसका मान आ गया, नेगेटिव में इसका मान आ गया, ऋणात्मक इसका मान आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता है भैया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम बता देंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आई बात? कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। क्लियर है? यह चीज हम पढ़ चुके थे। इसी का उपयोग हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं, जिसमें हम मूलों की प्रकृति देखेंगे। मूलों की प्रकृति से पता लगाएंगे कि क्या उसके वास्तविक मूल है या नहीं। वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है? मूल ठीक है नहीं, उसके कोई मूल है या नहीं, हम ये पता लगाएंगे। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। चलो, पहला प्रश्न हम यहाँ पे आपके सामने लेके आ चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो अभी बताया ना मैंने, अभी बताना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मतलब ये, सबसे पहले मुझे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि विविक्तर निकालना है, डी का मान निकालना है। मुझे इस डी का मान निकालना है, डी बराबर b² माइनस 4ac। समझ में आई बात? इसका मुझे मान निकालना है, और फिर देखना है कि इस मूलों की प्रकृति क्या है, क्या इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, जो कि अभी हमने रिवाइज किया। इस 2 केस में तो मूल निकल जाएंगे, इसमें दोनों मूल अलग अलग, इसमें दोनों मूल बराबर, लेकिन इस तीसरे केस में भैया मूल नहीं निकलने वाले। तो समझ गए? तो इसने यही बोला है, अगर मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूल जिंदा है, यानी कि उसके मूल निकल सकते हैं,
तो भैया फिर उनको ज्ञात करो, फिर उनको ज्ञात करो। और मूलों को ज्ञात करने का सूत्र भैया मैंने आपको बता दिया, ये रहा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इससे हम निकालते हैं। क्या सारी बात क्लियर है? चलो अब एक एक करके सवाल करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सवाल करते हैं। अब ध्यान से देखना भैया, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें a का मान है 2, देख रहे होंगे तुम, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a है, x के साथ जो होता है वो b है, b का मान है भैया -3 साइन के साथ, हमेशा साइन के साथ, और c है तुम्हारा 5। अब ये तीन चीज मुझे मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले विविक्तर निकालना है, सबसे पहले मुझे विविक्तर निकालना है। तो चलो विविक्तर निकालते हैं ना, क्योंकि विविक्तर ही बता पाएगा नेचर, प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति है वो ही बता पाएगा। तो विविक्तर हम निकालते हैं सबसे पहले, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आई भाई बात? ठीक है, चलो अब क्या है भैया, d बराबर तुम्हारा, अब b का मान कितना है मेरे लाडले? -3, तो -3 का हम कर देंगे घात 2 माइनस, और भैया फिर 4 तो है इसमें, और गुणा में a कितना है भैया तेरा? 2, a कितना है? 2, ठीक है जी। और c कितना है लाडले? c कितना है? c है 5, ठीक है जी। चलो यहां तक हमारी समझ आ गया। अब ये देखो, ये 3 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। सर माइनस भी तो है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, आज भी बता देता हूं। अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर जो घात है वो सम संख्या है, अगर वो घात सम संख्या है, सम का पता है ना, जो 2 से भाग हो जाए, अगर वो ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो जाए, तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो भैया वो माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? अगर यहाँ ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो जाए, अगर यहाँ ऐसी संख्या है जो 2 से भाग ना हो, तब ये माइनस हमेशा साथ में उत्तर के लिखना होगा, तब मैं यहाँ माइनस भी लिख देता। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब समझ आया कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी घात 2 थी, अब 2 घात थी तो ये माइनस का प्लस हो गया, और 3 की घात 2 होता है 9 माइनस। अब इनकी गुणा कर दो भाई, 5 चौक 20 और 20 दूनी कितने होते हैं भैया? 40। चलो सर जी, अब अगर मैं डी को चेक करूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा डी कितना आया भैया? अगर मैं ध्यान से देखूं डी कितना आया? सर डी आया है 40 में से 9 गए माइनस के 31। अरे सर ये तो माइनस के 31 आ गया सर, ये तो सर माइनस के 31 आ गया। क्या माइनस के 31 आ गया? तो अब एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी लाडले, हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी भैया? वो चीज हमने पढ़ी थी अगर, ठीक है नहीं, हमारे पास में क्या आया भैया? हमारे पास में आया है जो डी है ना वो 0 से छोटा आ गया, जो डी है वो 0 से छोटा आ गया। अगर डी 0 से छोटा है तब क्या होगा? अगर डी 0 से छोटा है, इसलिए जो समीकरण है, इसलिए दी गई समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने बताया था तुम्हें, प्रकृति अगर हम मूलों की देखते हैं तो 3 तरीकों से देखते हैं, ये विविक्तर से देखते हैं। अगर विविक्तर तुम्हारा डी से छोटा आ गया ना लाडले, ओ सॉरी 0 से छोटा आ गया, यानी कि माइनस में आ गया, अगर माइनस में ये आ गया तो समझ लो उसके कोई मूल नहीं निकलने वाले, उसमें हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। हालांकि तुम कक्षा 11वीं में जाकर देखोगे कि तुम ऐसे प्रश्नों में भी जहां डी का मान माइनस में चला गया वहां पर x का मान निकाल पाते हो। वो आप 11वीं कक्षा में सीख लोगे कि वो है क्या। वहां पे इमेजिनरी नंबर, यानी कि तुम्हारे लिए ना एक वास्तविक संख्या है और एक तुम्हारा इमेजिनरी नंबर वहां पे आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा सर ये आयोटा वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो वो आगे की बात है, अभी हम उतना पढ़ते हैं ना जितना हमारे काम आएगा। अभी बोर्ड के एग्जाम में 11वीं का नहीं आने वाला, यही सब आएगा। इसके बाद 11वीं में पहुंचेगी तो अगला स्टेप, समझ में आई बात? चलो अगला सवाल करते हैं, चलो अगला सवाल करते हैं ऐसे ही। वे भाई हो जाए यार, ये पेन कैसी है भाई, कोई दूसरी पेन रखी है क्या इधर? चलो देखो ध्यान से देखो, अब ये इसका मेरे साथ साथ निकालो भाई फटाफट। a बराबर 3 है, b बराबर -4√3 है, ठीक है नहीं, x के साथ ये गुना में था, और c बराबर 4 है। जल्दी से विविक्तर निकालो, विविक्तर निकालो। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अभी मेरे साथ साथ निकालते चले गए तो ये तुम्हें यहीं पर प्रिपेयर हो जाएगा, यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, प्रिपेयर हो जाएगा सारा का सारा। तो b का मान है -4√3, इसकी घात कर देंगे 2, माइनस में 4 गुणा a का मान कितना है भैया? 3, और c का मान कितना है भाई? c का मान है 4। चलो हमने मान रख दिया, अब बस हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बता ये कितना होगा? अगर कभी भी रूट के अंदर -4√3 ऐसा आ जाए, मतलब रूट के ऊपर घात आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में अगर मुझे दिख रहा है तो हमेशा याद रख, इन दोनों के बीच में गुणा है भैया, इन दोनों के बीच में गुणा है। क्या है? इन दोनों के बीच में गुणा है। तो क्या होगा? मैं लिख सकता हूं -4 गुणा में √3 और इसके ऊपर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आई बात?
पूरा एक एक स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझ ले। अब ये मैं कर सकता हूं -4 का की घात 2 अलग और √3 की घात 2 अलग, ऐसा मैं कर सकता हूं। अगर कोई नंबर 2 गुणा में होते हैं, जैसे a गुणा b और इसकी घात m है, तो भैया मैं लिख सकता हूं a की घात m अलग और गुणा में b की घात m अलग। ये बात याद रखना। अगर इनके बीच में प्लस माइनस है तब नहीं कर सकते, अगर प्लस माइनस है तब नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब उनके बीच में गुणा हो। अगर कोई दो नंबर के बीच में गुणा है तो उनकी जो भी घात है मैं उनके ऊपर अलग अलग लिख सकता हूं गुणा के अंदर। तो मैंने अलग इसके ऊपर लिख दिया, इसके ऊपर अलग लिख दिया, बीच में गुणा लगा दी। अब ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 16। माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि घात 2 है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। अब 16 की 3 में गुणा करो तो हो जाएगा 48। तो यानी कि ये 48 आया यहाँ पे। समझ में आई बात? तो इसका उत्तर आया 48 इस पूरे का। ठीक है, -4 गुणा √3 की घात 2 का। अब आगे देख लो इसका, 4 चौक 16 और 16 का 16 थे 48, ये भी 48 आ गया भाई। ये तो कमाल हो गया। 4 तिया 12 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 में 48 जाके भैया 0। अब डी तुम्हारा 0 के बराबर आ गया। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है सर, अब मजा आने वाला है। अब डी आ गया है 0 के बराबर, और जब डी 0 के बराबर हो, जब क्या होता है भैया? डी बराबर 0 हो तो 2 मूल निकलेंगे, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो इसका मतलब है कि 2 बराबर मूल होते हैं भैया जब d बराबर 0 होता है, तो इसके 2 मूल निकलेंगे लेकिन दोनों बराबर। यानी कि x की मान 2 निकलने वाले हैं, x के मान 2 निकलने वाले हैं, लेकिन दोनों बराबर निकलेंगे, दोनों बराबर निकलेंगे। अगर x बराबर 5 है तो दूसरे वाला भी x बराबर 5 ही निकलेगा। ये अभी हम करके देखते हैं, क्योंकि इसने ये बात भी बोला था अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो, अगर मूल का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करो। चलो हम मूलों को ज्ञात करते हैं भैया, मूलों को ज्ञात करते हैं। भाई मूलों को ज्ञात करने के लिए तुम्हें पता है कि मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या द्विघात सूत्र द्वारा, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, श्रीधराचार्य या द्विघात। समझ में आई बात? श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, चलो भैया श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे? मूल निकाल लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में तुम्हारा भाई मैं d लिख दूंगा यहाँ पे 2a। सर ये d क्यों आ गया? अभी तो आपने फॉर्मूला ये बताया था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac और बटे में 2a। सर अभी तो फॉर्मूला ये बताया था, अब यहाँ d कैसे आ गया? मेरे लाडले अगर तो थोड़ी सी बात पे ध्यान दे, थोड़ी सी बात पे ध्यान दे, तो d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है कि नहीं होता? अभी पढ़ा था हमने विविक्तर। तो जो रूट के अंदर है वो क्या है? ध्यान से देख, b स्क्वायर -4ac। तो क्या मैं इस b स्क्वायर -4ac की जगह d नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मैं d का मान ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यानी कि मैं b स्क्वायर -4ac इसका मान ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यानी कि मैं इसका मान निकाल चुका हूँ। तो इसके मान, इसकी जगह पर मैं वही मान रख दूंगा जो मैंने पीछे निकाला है। मैं बार बार यहाँ पे वैल्यू नहीं रखूंगा, मैं बार बार यहाँ पे b स्क्वायर -4ac रख के इसको सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पीछे कर चुका हूँ। तो जिसको मैं पीछे कर चुका हूँ, d निकाल चुका हूँ, विविक्तर निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे विविक्तर का मान रख दूंगा सीधा का सीधा जो भी आया है। समझ में आई बात? इसलिए मैंने यहाँ पे d लिखा। तो b स्क्वायर -4ac की जगह आप d लिख सकते हो, लेकिन कब? जब आपने d को ऑलरेडी निकाल लिया हो। समझ में आई बात? या आप ऐसा पूरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे फॉर्मूले को यूज करके भी आप ऐसा ही मान रख सकते हो कि -b प्लस माइनस और रूट के अंदर 0/2 है, क्योंकि b स्क्वायर -4ac का मान 0 आया है, b स्क्वायर -4ac का मान 0 आया है। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक चीज मैंने बता दी, आप डायरेक्ट भी इसका मान रख सकते हो यहाँ से भी। क्लियर है बात? चलो क्लियर है बात इतनी, है ना? आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो x बराबर -b, भैया b कितना था? b कितना था? हम यहाँ पे मान लिख ही लेते हैं, a बराबर 3, यहाँ पर मान लिख ही लेते हैं, a बराबर 3 है, b बराबर -4 √3 है, और c बराबर कितना है भैया? c बराबर है 4। चलो मान लिख ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो माइनस, अब इसमें गलती मत करना, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख, जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देख। एक माइनस फॉर्मूले में है ऑलरेडी, तो वो माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एक माइनस फॉर्मूले में है ऑलरेडी, वो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के वो b का मान लिखूंगा जो है एक्चुअल में। b का मान क्या है? -4 √3, -4
√3। यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ये जो मान है माइनस का, इसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट बी को लिख देते हैं। हम सोचते हैं सर बी के साथ में माइनस है तो बस हम इसी को लिख देंगे डायरेक्ट। नहीं, ये गलती मत करना, हमेशा याद रखना ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है, सूत्र के अंदर है। तो जो सूत्र के अंदर माइनस है वो तो लिखना ही लिखना है तुम्हें, और साथ में जो बी का मान है वो फिर ब्रैकेट में लिखना है। अब वो अगर बी का मान माइनस में है तो भैया उसको माइनस में ब्रैकेट में अलग से लिखो, और अगर वो प्लस में है तो उसको प्लस में लिख दो। समझ में आई बात, ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ये माइनस बाहर रहेगा, जो सूत्र में माइनस है बाहर रहेगा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, नहीं मुझे पूरी उम्मीद है आई होगी। प्लस माइनस रूट, डी का मान मैंने अभी निकाला है, पीछे 0 आया है। डी का मान मैंने अभी निकाला है, पीछे 0 आया है। और 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है भैया? ए का मान 3 है। बस इसमें मान रख दिया हमने एबीसी का, अब निकल जाएगा आराम से। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस के माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 लिख दो। अब यहाँ 3 दूनी 6 लिख दो। लो जी, हो गया काम, हो गया काम। बस यही था, इतना सही था ये। सर इतना सही? हाँ इतना सही। अब देख, अब x का मान कितना आया। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे आपके बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, x के 2 मान कैसे निकाल लें। तो मेरे लाडले कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस माइनस तुझे दिख रहा है, ये जो प्लस माइनस है ना, तो एक बार यहाँ प्लस ले ले, एक बार यहाँ माइनस ले ले, हो जाएगा। ये जो प्लस माइनस है ना, एक बार यहाँ प्लस ले ले, एक बार यहाँ माइनस ले ले। ठीक है, अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, अब देख मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने क्या किया, x बराबर 4√3 और यहाँ पे लिख लिया प्लस 0, जबकि मुझे पता है 0 का कोई मान यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। और एक बार मैंने क्या लिया, x बराबर 4√3, अब की बार पहले यहाँ प्लस लिया था, अब की बार मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, और 0/6। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इस प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार में यहाँ प्लस में वैल्यू ले लूं, बीच में प्लस का साइन ले लूं, एक बार में बीच में माइनस का साइन ले लूं, इसका मतलब यही है बस। ठीक है, तो x बराबर 4√3, 4√3 आ जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ के तो वही आने वाला है। भाई राइटिंग बहुत खराब आ रही है, क्योंकि ये मार्कर थोड़ा ना, कुछ तो मेरी राइटिंग है ही बहुत डेंजर। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा भैया, इधर भी तुम्हारा अगर तुम 0 घटाओगे तो वही आ जाएगा 4√3/6, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो यहाँ x का मान आ गया 2√3/3, और यहाँ x का मान आ गया भैया 2√3/3। ये आपका उत्तर है। सर क्या इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, x बराबर 2√3, 3 को मैं हमेशा लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। कोई भी नंबर अपने आप में 2 बार रूट की संख्या में लिखा जा सकता है, बीच में गुणा लगा के। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2√3, और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। सर आइए √3 गुणा √3 क्यों लिखा, गुणा कर ले भाई, √3 की √3 में गुणा करेगा कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और √9 का मान कितना होता है 3, तो मैं इस 3 की जगह पर √3 गुणा √3 भी लिख सकता हूँ। ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आएगा, ये पेपर के अंदर कहाँ से आएगा दिमाग में, अगर ऊपर रूट में वैल्यू है, नीचे तो सेम नंबर है, रूट में 3 है, नीचे भी सेम नंबर 3 है, तो उसको तुम 2 बार रूट में लिख लो, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उस रूट से नीचे वाला एक रूट कट जाएगा। समझ में आई बात? और आपका आंसर आ जाएगा x बराबर में 2/√3। या तो आंसर ये भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, आंसर ये भी आपका राइट है, आंसर ये भी आपका राइट है भैया लाडले। ठीक है, और आंसर ये भी आपका राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो यहाँ छोड़ दोगे तब भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सोल्व कर लोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इसका मान निकल के आ जाएगा x बराबर 2/√3। ठीक है, ऐसे इसका मान निकल के आ गया। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो दोनों मान बराबर आए कि नहीं, दोनों मान बराबर आए कि नहीं, दोनों मान कितने आए मेरे निकल के, x बराबर में 2/√3, ये मान निकल के आए हैं दोनों बराबर। यही हमने यहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली थी डी निकाल के, कि 2 मूल लिखने के लेकिन दोनों बराबर निकलेंगे, 2 मूल लिखने के लेकिन दोनों बराबर निकलेंगे। यहाँ पर 2 मूल लिख ले, दोनों के दोनों बराबर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है एक एक चीज समझ आ गई होगी। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, और मैं छोड़ता हूं इसको तुम्हारे ऊपर, मैं करता ही नहीं इसको, ये होमवर्क में है तुम्हारे, तुम करोगे। पहले डी निकालना, अगर डी 0 से बड़ा आया तब भी मूल ज्ञात कर लेना सीधाचार्य फॉर्मूले से, डी 0 के बराबर आया तब भी मूल ज्ञात कर लेना, और डी अगर 0 से छोटा आ जाता है तब मूल ज्ञात नहीं कर सकते हो, तो वो पहले वाली लाइन लिख देना जो पहले सवाल में लिखी थी। क्या क्लियर है? चलो अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं मेरे लाडले, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ये बात ध्यान रखना, जिसमें आपको के फाइंड करना होता है। के की जगह टी एम पी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ देख ध्यान से, इसने क्या समीकरण दी, 2x² प्लस में kx, क्या दे दिया मुझे, kx प्लस में 3, ये k दे दिया। और निम्न द्विघात समीकरण में k का मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसका मतलब क्या है कि मुझे k का मान ज्ञात करना है, मुझे k का मान ज्ञात करना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी इसने,
इसने एक कंडीशन दे दी, अगर आप देख रहे हो, उसके दो बराबर मूल हो। इसका मतलब यह है इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, यानी कि इस समीकरण के दो मूल निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों मान बराबर होंगे। x के दो मान निकलेंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे, जैसे कि अभी हमने निकाला थे। अगर हम देख लें कि x के दो मान निकले लेकिन दोनों के दोनों बराबर है, x के दो मान निकले दोनों के दोनों बराबर में, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में d किसके बराबर होता है लाडले? हमेशा d किसके बराबर होता है? 0 के। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अगर कभी भी किसी समीकरण के मूल बराबर निकल जाए तो इसका मतलब उसमें विविक्तर 0 के बराबर है, इसका मतलब उसमें विविक्तर 0 के बराबर है। तो मैं यही काम करूंगा, मैं यही यहाँ पे काम करूंगा। हमें पता है या हमें ज्ञात है या हमें दिया गया है कि मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। तो भैया दोनों मूल क्या है? बराबर हैं। अगर दोनों मूल बराबर हैं, कभी भी दोनों मूल कभी भी बराबर हैं, तो मेरे बात याद रखना, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब जो विविक्तर होगा, तब जो विविक्तर होगा जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा? 0 के। ये चीज समझ में आई? यही तो चीज बताना चाह रहा हूं। जब डी 0 के बराबर होता है, विविक्तर 0 के बराबर होता है, तो मूल के दो मान निकलते हैं, लेकिन दोनों बराबर निकलते हैं। अब ये अगर इसका उल्टा कंडीशन दे दे कि दो मान निकाले मैंने इस समीकरण के और दोनों के दोनों मूल जो है ना बराबर है, तो इसका मतलब डी 0 के बराबर है। दोनों एक ही बात हुई, या तो डी 0 के बराबर तो इसके मूल बराबर, या इसके मूल बराबर तो डी 0 के बराबर, डी 0 के बराबर तो इसके मूल बराबर, अगर इसके मूल बराबर तो यहाँ पे डी 0 के बराबर। क्या बात समझ में आई? अगर डी 0 के बराबर देता है तो उसको लिख दो कि इसके मूल बराबर होंगे। अगर वो बोलता है इस समीकरण के मूल बराबर हैं, तो वहां लिख दो विविक्तर 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। कभी भी अगर विविक्तर 0 के बराबर आता है मेरे लाडले, तो वहां पर जो मूल निकलते हैं वो बराबर निकलते हैं। ये चीज हम अभी देख के आ चुके हैं। चलो, अब इतनी कंडीशन तो हमें पता चल गई, इतनी कंडीशन तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गई कि सर डी होगा 0 के बराबर। तो जब मुझे पता है कि डी 0 के बराबर होगा, डी का मान क्या होता है भैया? डी का क्या सूत्र होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे ये भी पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, हाँ या ना? ठीक है नहीं भाई, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दे, क्या दिक्कत है? दोनों एक ही बात है। डी बराबर माइनस, भाई डी बराबर क्या होता है मेरे लाडले? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया डी लिख लो या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, दोनों बराबर है। चलो अब यहाँ पे मान रख लो। अब मुझे यहाँ पता है कि a बराबर तो 2 है, b बराबर कितना है? x का जो कोफिशिएंट है भैया, x का जो गुणांक है वो k है, और c बराबर 3 है। तो भैया मुझे यहाँ पे मान मिल गया कि सर b का मान तो है k, तो b की जगह मैं रख दूंगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a कितना है भैया? 2, और गुणा में c कितना है भैया? 3 बराबर के 0। तो सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बराबर में 0। समझ में आई बात? तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। अब यहाँ से k का मान निकालना है बस। अब k का मान निकालना है तो k का मान निकाल लो भैया। अब k का मान अगर निकालते हो तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 24 आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो k का मान कितना आ जाएगा भैया? रूट 24 को थोड़ा सा सोल्व कर लो, प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है नहीं? अगर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब रूट 24 इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो यहाँ पे 24 है ना, तो 24 के क्या कर लो? भाज्य गुणनखंड कर लो। तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, और 2 छकी 12, और 2 तिया 6, और 3 ही कम 3। अब इसमें देखो कि कितने के जोड़े बनने हैं? 1 2 का जोड़ा बनना है सर, एक ही 2 का जोड़ा बनना है, तो इस 2 को तो लिख लो बाहर, और रूट के अंदर बाकी को लिख लो, 3 दूनी 6। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जो ये जोड़े बन रहे हैं उनको तो बाहर लिख लो गुणा के अंदर, और जो बच गए उसको रूट के अंदर लिख लो गुणा करके। या फिर इसका दूसरा सिंपल तरीका और भी है, यानी कि दूसरा तरीका और भी है, इसका टेंशन मत लो। वो तरीका क्या है भैया? वो हम ऐसा कर सकते थे कि रूट के अंदर ही हम इसको लिख सकते थे 6 गुना 4। 24 को लिख सकता हूँ 6 गुना 4, 6 चौक 24, ठीक है नहीं? अब मुझे पता है 4 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो 4 का अब मैं इसको लिख सकता हूँ भैया रूट 6 गुणा में रूट 4 लिख सकता है ना, 2 नंबर गुणा में है। अब मुझे पता है रूट 4 का मतलब तो 2 होता है, और 6 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 2 रूट 6 ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो, आपको तो बस इसका मान ज्ञात करना, ये आ गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये मैंने कैलकुलेशन बताई है, ये मैंने कैलकुलेशन बताई है, ठीक है? प्लस माइनस क्लियर, ये इसका मान आ गया, तो ये k का मान है। ऐसे निकालना है k का मान भाई, समझ में आया? अगर वो कभी भी बोल दे कि 2 मूल बराबर हैं, k का मान निकाल लो, तो 2 मूल बराबर तो विविक्तर बराबर 0 रख दो और उठा के उसमें मान रख दो, बस हो जाएगा काम। चलो एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, इसमें भी वही है, 2 बराबर मूल है। अब मैं बार बार 2 बराबर मूल नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लिख लेना। अब ये लैंग्वेज लिखने की जिम्मेदारी आपकी,
ठीक है नहीं, कि इसके हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों मूल बराबर है, इसलिए बी विक्टर बराबर 0 होगा, डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये सब चीज आपको लिखना है, समझ गए? लिख लोगे अब तो इंटेलिजेंट हो गए ना तुम। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले इसको ना थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे समीकरण थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि द्विघात समीकरण में भैया x की घात 2 होनी बहुत जरूरी है, लेकिन सर मुझे यहाँ पर x की घात कहीं पर 2 नहीं दिख रही, तो सबसे पहले इसको सही करूंगा। ये जो kx बाहर लिखा हुआ है, ये जो kx बाहर लिखा हुआ है, इसकी गुणा अंदर कर दो, तो kx की गुणा अगर मैं x में करता हूं तो kx स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस अगर मैं इस 2 में गुणा करता हूं kx की तो क्या आ जाएगा बता मुझे सर, आ जाएगा 2kx, क्लियर है, गुणा कर दी, और प्लस में 6। अब लगा सर ये किस द्विघात समीकरण है, अब लगा सर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी आ गया गुरुजी, इसमें एक्स की घात 2 भी आ गई और एक्स की घात 1 भी, तो ये है अब द्विघात समीकरण प्रॉपर। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, ए कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो ए है सर, ए तो के है, और बी कितना है सर, जो एक्स के साथ है वो बी है, यानी कि माइनस के 2k, माइनस के 2k, माइनस के 2k बी है, ठीक है जी, वेरी गुड। सी कितना है सर, सी है इसका 6, ठीक है, ये सारी चीजें हमने निकाल ली। मूल बराबर है, इसका मतलब डी बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है नहीं, ये जैसे अपने पिछले सवाल में किया, मूल बराबर डी बराबर 0, और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान कितना है भाई, माइनस के 2k, तो यानी कि माइनस के 2k का स्क्वायर, मेरे साथ साथ करते जाओ तो अब तो एक्सपर्ट हो जाओगे तुम। 4 गुना में k, क्योंकि a का मान क्या है भैया k, और गुना में भैया c कितना है 6, ठीक है सर जी, अब तो हो जाएगा सर। अब देखो ये 2 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 4 आ जाएगा, और k का वर्ग करता हूं तो k का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ सर जी 6 चौक 24, 24 के आ जाएगा, अरे वाह, और बराबर में 0। सर अब इसका कैसे निकाले, इसमें तो 2k आ गए। अरे भैया अगर इतनी इतनी सी कैलकुलेशन से घबराओगे तो हो लिया काम फिर तुम्हारा। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो इन दोनों में क्या कॉमन है, वो कॉमन ले लो। सर में 4 कॉमन है, एक तो क्योंकि 4 इसे भाग कर देगा, इसे भी कॉमन का मतलब जो दोनों को भाग कर दे, तो 4 से ये वाला 4 तो भाग हो ही जाएगा, 24 भी भाग हो जाएगा, तो इन दोनों पद में भैया मैंने 4 को कॉमन लिया। अब इन दोनों पद में मुझे k भी कॉमन दिख रहा है, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 4 बाहर आ गया, एक k बाहर आ गया, यहाँ बच गया k, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, माइनस यहाँ से 4 अगर मैंने कॉमन लिया है तो 4 से 24 को भाग कर 6 चौक 24, और एक के तो यहाँ से बाहर आ गया, बराबर में 0। क्या ये अब जब तुम्हारे पास में 2 कंडीशन आ गई, क्या तुम अब एक काम कर सकते हो कि एक बार तो 4k यानी कि 4k को 0 के बराबर रख लो, क्लियर है इतनी बार, और यहाँ से k का मान निकाल लो, तो k का मान यहाँ से 0 आ जाएगा, k का मान यहाँ से 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर? अभी बताऊंगा। एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि k माइनस 6 को बराबर 0 रख लो। भाई जब भी मेरे पास 2 नंबर गुणा में आते हैं, ऐसे जब मैं द्विघात समीकरण निकालता हूं तो ऐसे 2 नंबर कभी भी गुणा में आते हैं, दोनों गुणा में है ना, ये अलग और उनके बराबर 0 हो, तो एक बार मैं पहले वाले को 0 के बराबर रखता हूँ, एक बार मैं दूसरे वाले को, यही काम मैंने यहाँ पे किया। अब मैंने यहाँ पे दूसरे वाले को रखा तो यहाँ से x का मान k का मान आ गया 6, तो मुझे k का मान यहाँ से 0 मिला और 6 मिला, लेकिन इस समीकरण में k का मान सर कौन सा रखा जाएगा, कोई सा एक ही तो रखा जा सकता है, या तो 0 या 6, तभी तो ये समीकरण बन सकती है, ऐसे तो 2 समीकरण अलग अलग बन जाएंगे। अगर मैं 0 रख दूं तब अलग समीकरण बन जाएगी, 6 रख दूं k की जगह तब अलग बन जाएगी, तो हमें तो एक समीकरण बनानी है ना सर, तो हम कौन सा मान रखेंगे, तो मेरे लाडले हम मान रखेंगे यहाँ पे k बराबर 6। सर ऐसा क्यों, 0 क्यों नहीं रख सकते? अब देख, अगर तू 0 रखेगा, तेरी समीकरण क्या थी, समीकरण थी तेरी kx स्क्वायर, ठीक है नहीं, जो हमने बनाई ये थी माइनस 2kx, ठीक है, और प्लस 6 बराबर 0, और प्लस 6 बराबर 0। अगर तू k का मान इसमें 0 रखता है, जो तेरा निकला है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 0x स्क्वायर माइनस में 2 गुणा 0 गुणा x, ये हो गया ना यहाँ पे 0 गुणा x, और प्लस में 6 बराबर में 0। अब कैलकुलेशन कर, ये भी 0 हो गया, ये पूरा भी 0 हो गया, प्लस में 6 बराबर में 0, अब इधर बचा 6, इधर 0। अब नालायक 6 भी कभी 0 के बराबर होता है क्या है? ये तो समीकरण का सब कुछ बदल दिया इसने, ना तो इसमें x ही बचा, 6 बराबर 0 लेके आ गया अगर मैं k के बराबर 0 रखता हूं, इसीलिए मैं इसका मान k बराबर 0 नहीं रख सकता। लेकिन अगर मैं इसमें k 6 रखता हूं, अब ध्यान से देख, अगर मैं k 6 रखता हूं तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 2 गुणा में k की जगह में रख देता हूँ 6, और गुणा में x, और प्लस में 6 बराबर में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 6x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6 बराबर में 0। और तुम जब इस समीकरण का मान निकाल लोगे मेरे लाडलो, जब इस समीकरण के मूल निकाल लोगे तो दोनों मूल बराबर आएंगे, क्योंकि वो पहले बोल चुका है कि ऐसी समीकरण है कि इसके दोनों मूल बराबर है, तो इसलिए मैं k का मान 6 रखूंगा। तो k की वैल्यू कितनी आई भैया, 6 आई, तो ये तुम्हारा राइट आंसर है, k बराबर 6। समझ में आई बात?
के अगर दो मान निकल जाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कौन सा मान हमें उसमें रखना है। क्लियर है बात, अंडरस्टैंड है मामला, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। बिल्कुल एक एक चीज समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ये सवाल है तुम्हारे, यहाँ पे मैं केवल आपको समीकरण बना के दूंगा, ज्ञात तुम करोगे। पहले उनकी प्रकृति ज्ञात करोगे डी निकाल के, विविक्तर कि उनके मूल निकल सकते हैं या नहीं। अगर निकल सकते हैं तो फिर सदाचार्य फॉर्मूला लगा के उसमें सोल्व कर दोगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपको समीकरण, जो सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर कि सर हम समीकरण नहीं बना पाते। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ लो भाई। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। और मैंने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में भी, अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई पता होगी तो लंबाई निकल जाएगी। अब मुझे ना चौड़ाई पता ना लंबाई, तो मैं चौड़ाई को कुछ मान लूंगा। अगर मैं चौड़ाई को मान लेता हूं, मैंने माना, पूरा लिखना तुम भाई, आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है, नहीं मैं लिख रहा हूं माना, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि भैया थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है और सवाल भी कराने हैं अच्छे से। तो चौड़ाई मैंने मान ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी अभी मुझे बता दे, इसकी बगिया की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी। सर इसने कहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि 2 गुणा x, दोगुनी हो जाएगी। सर समझ में आई बात भाई, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई से दोगुनी है, इसने कहा है चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, तो लंबाई होगी 2x। अगला पॉइंट क्या बोल रहा, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है भैया, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, और अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है और आम की वो बगिया है, तो कैसी होगी भैया, वो ऐसी होगी आयत की शेप की, आयत की शेप की होगी, हो गया नहीं, जिसमें चौड़ाई x है और लंबाई 2x है। कितनी बात समझ में आई, कितनी बात समझ में आई। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे लाडले, जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो मुझे पता है कितना है सर, वो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सर लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पर है भैया 2x और चौड़ाई यहाँ पर है x, तो क्षेत्रफल कितना निकला, तो क्षेत्रफल कितना निकला बता मुझे। सर क्षेत्रफल निकला यहाँ पे 2x स्क्वायर, अरे 2x स्क्वायर निकल गया सर क्षेत्रफल, तो अरे वाह सर मजा आ गया, ठीक है नहीं। लेकिन क्षेत्रफल मुझे 800 दे रखा है, क्षेत्रफल मुझे 800 दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह मैं 800 रख लूंगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसका मतलब मेरे पास में एक समीकरण बन के आई यहाँ पे छोटी सी, जो समीकरण का नाम है 2x स्क्वायर बराबर में 800। और यहाँ पर सीधे फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आप डायरेक्ट मान निकाल दोगे, यहाँ 2 को डिवाइड में ले जाके x का डायरेक्ट मान निकाल सकते हो, या अगर समीकरण के इसके रूप में देखना है तो 2x स्क्वायर माइनस में 800 बराबर में 0। ये रही समीकरण, ये रही आपकी समीकरण। इस समीकरण में डी निकाल लेना। सर इस समीकरण में डी कैसे निकलेगा, ये तो 2x स्क्वायर माइनस, ये तो सर 2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 800 बराबर में 0 है भैया। अगर इसमें a की बात करूं तो 2 है, b इसमें नहीं है, यानी कि x का जो गुणांक होता है वही तो b होता है। अब x इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जब x ही नहीं है तो b हो गया 0 और c हो गया माइनस के 800। बस आप यहाँ से d निकाल सकते हो, सीधे चारे फॉर्मूले में रख के x का मान निकाल सकते हो, और डायरेक्ट भी इसमें निकाल सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट बन गया। जो x का मान आएगा वो चौड़ाई, और उसमें 2 की गुणा कर दोगे तो वो लंबाई। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, बड़े अच्छे समझ आ गया होगा। अब तो कर लेगा तो, अरे मुझे पता है अब तो कर देगा, अब तो कर देगा भैया। अब इस पे आ जा, अब इस पे आ जा। क्या निम्न देख भाई, क्या निम्न स्थिति संभव, यदि तो उसकी यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगर ये स्थिति संभव है, अब ये पता कैसे चलेगा सर जो इसने स्थिति दी वो संभव है या नहीं, विविक्तर से, डी से। अगर वो 0 से छोटा आ गया तो उसके मूल ही नहीं निकल सकते, यानी कि हम मान ही नहीं निकाल सकते x का, तो समझ लो वो संभव ही नहीं है। तो ये संभव या नहीं सबसे पहले चेक करना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे बनानी है यहाँ पे समीकरण। इसने बोला है दो, इसने क्या बोला है भैया, इसने बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, 2 मित्रों की। तो मैंने 2 मित्र हैं, तो मैंने लिखा जो पहला मित्र है, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना 2 मित्र है ना, चलो ऐसे ही लिख लो, पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान माननी है भैया, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में उसकी एज है वो माननी है हमें, वो माननी है हमें, ठीक है। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, कितने मानेंगे बताओ, x, ठीक है जी। अब दोनों का योग 20 है, तो दूसरे की बता दे भैया। अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बता दे सर, हो जाएगा
20 माइनस एक्स। सर ये कैसे आया, सर ये कैसे आया? बहुत बार समझा चुका हूं मैं भाई। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। मान ले पहले मित्र की आयु x है, दूसरे वाले की y है, तो दोनों को जोड़ के आया 20। लेकिन मुझे दो चर में नहीं चाहिए, मुझे तो एक चर चाहिए द्विघात समीकरण में। या तो पूरी में x हो या पूरी समीकरण में y हो, एक चर चाहिए मुझे। लेकिन सर यहाँ तो दो चर आ गए, तो मैं क्या करूंगा, इस y का मान भी x की फॉर्म में निकाल लूंगा। तो y बराबर आ जाएगा 20, ये x उधर जाके माइनस का, तो मैं इस y यानी कि दूसरे दोस्त की जो वर्तमान आयु थी उसकी जगह पर 20 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। या सिंपल सी बात बताऊं, अगर कभी भी दो चीजों का योग तुम्हें दिया हो और पहली चीज तुमने x मान ली, तो दूसरी चीज उस योग में से घटा दो, बस। समझ में आई बात? अगर पहली चीज तुम x मान लेते हो तो दूसरी उस योग में से घट के आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो पहले ही मित्र की आयु भी आ गई और दूसरे की भी आ गई। समझ गए होंगे अब तो क्लियर। अब इसने दूसरी कंडीशन और दी हमें, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्ष उनका गुणनफल, 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल दे रखा, 4 साल पहले। अब मुझे एक बात बता, 4 साल पहले उनकी आयु क्या होगी? अब मुझे बस तू इतना बता, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 साल पहले की बात करते हैं भैया, 4 साल पहले की। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी बता? 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु कितनी होगी पहले मित्र की? बता मुझे, कौन बताएगा भैया? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर 4 वर्ष पहले यानी कि अगर अभी मैं 16 साल का हूं तो 4 घटा दो, 12 का आ जाऊंगा, यानी कि 4 घटा देना है वर्तमान आयु में से। तो वर्तमान आयु सर इसकी x है, उसमें से 4 घटा दूंगा तो 4 साल पहले की आ जाएगी। समझ में आई बात? ऐसे ही मुझे सर दूसरे मित्र की निकाल देनी है। अब तो क्लियर है? दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 20 माइनस एक्स। सर अभी जो है इसकी उम्र है 20 माइनस एक्स, लेकिन 4 साल पहले, तो इसमें से 4 घटा दो, इसका मतलब सर 4 साल पहले 16 माइनस एक्स का होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? फिर इसने क्या बोला है कि जो 4 साल पहले वाली उम्र है, जो 4 साल पहले वाली इनकी उम्र है, उनका गुणनफल 48 है, उनका गुणनफल 48 है, उनका गुणनफल 48 है। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है भैया? प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है? प्रश्न में उन्होंने बोला है कि जो गुणनखंड है ना, जो उनका गुणनखंड है वो कितना है भैया? 48 है। तो गुणनखंड मतलब गुणा कर दो, तो x माइनस 4 और इधर गुणा हो जाएगी सर 16 माइनस एक्स, बराबर में आ जाएगा 48। और यहां से समीकरण बन जाएगी, x की गुणा अगर मैं अंदर करता हूं तो सर 16x, फिर x की x में करता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर, सर फिर 4 की करता हूं तो 16 चौक कितना होता है? 64। ठीक है नहीं? अब ये माइनस माइनस प्लस 4x और बराबर में 48। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4x और 16x कितने हो गए? 20x हो गए सर जी। ठीक है नहीं? और ये माइनस का 64 हो गया, ये 48 प्लस का था, इसे भी धर लिया, माइनस का हो गया, बराबर में 0। तो सर ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस माइनस प्लस, तो 64 और 48, 8 और 4 12, 6 4 10 और 11, सर 112 हो गए, माइनस के बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है नहीं? चलो अब भैया ये तुम्हारी समीकरण बन गई। अब यहां पर तुम्हारा a का मान कितना है? -1, a का मान कितना है? -1, b का मान कितना है? 20 और c का मान कितना है? माइनस के 112। इसको रखो विविक्तर के अंदर, d का मान निकाल लो। अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया तो सर हम मूल निकाल सकते हैं, यानी कि इनकी आयु संभव है निकालनी। अगर d के 0 के बराबर आया तब भी इनकी आयु संभव है निकालनी नहीं है, क्योंकि दोनों में अंतर है आयु में। समझ में आई बात? तो हम क्या निकाल लेंगे? चलो निकाल सकते हैं, वहां पे एक कंडीशन मान लेते हैं। लेकिन अगर d से छोटा, d 0 से छोटा आ जाए फिर नहीं निकाल सकते सर। अगर माइनस में आ गया फिर हम इनकी आयु नहीं निकाल सकते। तो क्या इनका d निकाल सकते हो आप? क्या इनका d निकाल सकते हो? d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ सर जी, इससे पता चल जाएगा आयु संभव है या नहीं। तो a कितना है? -1, b कितना है भैया? b सर 20, b 20 है, तो 20 का स्क्वायर -4, a है -1। ठीक है सर जी। c कितना है? c सर माइनस के 12, c सर माइनस के 112, ये है। अब d बराबर 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन तो माइनस का ही आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 112 में 4 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। सर अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस के 48 आ गया। सर डी छोटा आ गया, ले ये तो पूरा ही सवाल हो गया। डी तुम्हारा सर 0 से छोटा आ गया, इसलिए यह कंडीशन यानी कि यह जो स्थिति है वो संभव नहीं है। इसीलिए क्या है भैया? इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है नहीं? संभव, अबे संभव नहीं है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? तो जो ये स्थिति है वो संभव नहीं है भाई। क्लियर?
यानी कि हम इनके आयु नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? एक्स का मान ही नहीं निकाल सकते। एक्स का मान क्यों नहीं निकाल सकते? सर हमने डी निकाल के देखा, डी तो माइनस में आ गया, इसलिए हम इसमें मूल ही नहीं निकाल सकते। और जब मूल ही नहीं निकाल सकते तो एक्स का मान नहीं निकलेगा, और अगर एक्स का मान नहीं निकलेगा यानी कि तुम्हारे पहले मित्र की आयु नहीं निकलेगी तो दूसरे की भी नहीं निकलेगी, तो सर इनकी आयु हम नहीं निकाल सकते। ऐसा ही सवाल था, ये पूरा ही करा दिया मैंने, ठीक है ना, ये पूरा ही करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? बताओ भाई संभव है या नहीं? मैं कोई पर्सन छूटा तो नहीं बीच में? नहीं ना? हाँ कोई नहीं छूटा सर, ठीक है। क्या देखो इसने बोला है कि क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का ये भी वही पूछ लिया कि अगर किसी पार्क का परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, उसको बनाना संभव है या नहीं? अगर संभव है तो इसका मतलब उसकी लंबाई निकालो और चौड़ाई निकाल लो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो परिमाप भैया, परिमाप। अब मान लो वो जो पार्क है ना, मान लो क्या वो पार्क तुम्हारा रेक्टेंगुलर ही होगा, यानी कि तुम्हारा आयत का होगा। अगर आयत का होगा तो उसमें तुम्हें मानना पड़ेगा ना तुम्हारे पास लंबाई है ना चौड़ाई, तो मैंने मान लिया कि भैया लंबाई और चौड़ाई उसकी ज्ञात करनी है। परिमाप 80 मीटर है, परिमाप 80 मीटर है, उसका परिमाप कितना है भैया? 80 मीटर है। तो अगर परिमाप 80 मीटर है भैया, तो परिमाप अगर 80 मीटर है, सबसे पहले तो मान लो लंबाई मान लो, चलो माना लंबाई, लंबाई हमने x मान ली, ठीक है नहीं। अब मुझे परिमाप दे रखा है, एक एक चीज ध्यान से देखना। परिमाप मुझे दे रखा है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का? सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अरे वाह, तो क्या मैं यहाँ से चौड़ाई ज्ञात कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से चौड़ाई ज्ञात कर सकता हूँ? आराम से निकाल सकता हूँ। 2 लंबाई अभी मैंने माननी है x प्लस में चौड़ाई, ठीक है नहीं, चौड़ाई को ऐसे ही लिख लो, ठीक है गुरुजी, बराबर में 80। अब ये 2 यहाँ गुणा का था, इधर जाके भाग का हो जाएगा, 2 गुणा का था इधर जाके भाग का हो जाएगा, तो इधर बचा x प्लस में चौड़ाई बराबर में 80 बटे में 2। अब 2 से 80 को भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो x प्लस में चौड़ाई और सर बराबर में 40। और अगर मैं चौड़ाई अब निकालता हूं, अगर मैं चौड़ाई निकालता हूं तो सर 40 माइनस एक्स, तो चौड़ाई निकलेगी 40 माइनस एक्स, यानी कि अब तेरे पास में एक लंबाई है एक चौड़ाई है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। लंबाई कितनी है लाडले? x, जो तूने स्टार्टिंग में मान लिया था, जिसको तूने स्टार्टिंग में मान लिया था। अब जब तूने लंबाई मान ली, परिमाप तेरे पास था, फॉर्मूले में तुमने मान रखा, लंबाई की जगह x रखा, वहां से चौड़ाई ज्ञात कर ली x की फॉर्म में, क्योंकि मुझे पता है एक ही चर में समीकरण बनानी है, x में ही समीकरण बनानी है मुझे, तो x में बनानी है, तो लंबाई तो x मान ही ली, चौड़ाई भी x में लेके आनी थी, तो चौड़ाई 40 माइनस x होगी, जो परिमाप से आ गई। अगली कंडीशन क्या है कि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसने बोल दिया कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल क्या होता है भैया इसका? सर क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर में मैं 400 दे रखा। सर लंबाई हमने x मान ली थी, सर चौड़ाई कितनी है भैया? 40 माइनस एक्स, सर जो चौड़ाई है वो 40 माइनस एक्स है, बराबर में 400। अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया सर, मैं यहाँ पे ऐसा रख सकता हूँ x। अब देखो भैया गुणा कर दो बस, यहाँ पे आ गया सर 40x माइनस में x के x में करेंगे तो x स्क्वायर। मेरे साथ साथ कर रहा है ना नोटबुक पेन में? नोटबुक पेन लेके बैठा कर, मेरे साथ साथ एक एक सवाल की प्रैक्टिस कर, एक एक सवाल की प्रैक्टिस कर। अब देख यहाँ पे तेरा आता है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस के साथ पहले नंबर पे लिख ले, ये प्लस का था, इसको प्लस के साथ दूसरे पे लिख ले, इसको भी धर लिया, ये माइनस का 400 बराबर में 0। अब यहाँ अगर तू ध्यान से देख रहा हो तो a तेरे पास में भैया माइनस का 1 है, b तेरे पास में भैया 40 है, x के साथ वाला b होता है, और c तेरे पास में माइनस का 400 है। क्या बात क्लियर है इतनी? क्या बात क्लियर है इतनी? क्या बात क्लियर है इतनी? मुझे बता दे हाँ या ना। अब मुझे डी निकालना है, अब मैं डी निकाल लूंगा। डी होता है सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू 40 है, चलो 40 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4। सर ए की वैल्यू बताओ भैया, माइनस का 1 है। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू सर 400 है। 40 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16, 1600, ठीक है नहीं, 4 चौक 16, 1600, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16, ये भी 1600। अरे वाह सर, ये तो माइनस में आ गए। अबे सी भी तो माइनस का था लाडले, सी भी माइनस का था, देख गलती हो गई, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अबे माइनस माइनस प्लस क्या बोले जा रहा हूँ भैया मैं? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1600। और अगर मैं इसको घटा रहा हूं तो डी मेरा 0 आ गया सर जी, डी 0 आ गया सर जी, डी 0 आ गया। सर क्या संभव है? हाँ संभव है, क्योंकि इसमें x का मान तुम आराम से निकाल सकते हो, मूल निकाल सकते हो। और जब d आ गया तुम्हारा तो मूल निकाल लो। सर मूल कैसे निकलेंगे? मूल तुझे पता है लाडले कैसे निकलेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। ठीक है गुरुजी, b बता कितना था? सर b था 40,
अब ये माइनस फॉर्मूले में पहले से ही है, वो 40 था तो उसको रख ले। अगर वो भी माइनस में होता तो भैया मैं उसको ब्रैकेट में लिख लेता जो मैंने तुम्हें बताया था। प्लस माइनस डी का मान कितना आया भैया? सर डी का मान तो 0 आया, ठीक है। 2 गुणा में ए कितना है भैया? ए है सर माइनस का 1। चलो तो x का मान आया -40 प्लस -0 और बटे में माइनस का 1, यानी कि x का मान गुरुजी आ जाता है हमारा -40 बटे में -1। तो सर x का मान आ जाएगा 40। सर हमने 2 मान क्यों नहीं निकाले? अरे भाई मुझे पता है जब d आया है तो x के दोनों मान बराबर निकलेंगे। अगर d आया तो x के मान दोनों बराबर निकले, चाहे यहाँ +0 रख ले -0 रख ले, यही आना है। अब x का मान 40 आ गया। अब तुझे पता है तूने x किसको मानना था, है ना? अब तो तू समझदार है। हाँ सर लंबाई मैंने माननी थी, तो लंबाई कितनी आ गई? 40 आ गई। और तो चौड़ाई कितनी आ गई बता मुझे? चौड़ाई कितनी थी तेरी? सर 40 - x। सर चौड़ाई मेरी 40 - x थी। सर चौड़ाई मेरी 40 - x थी। अब बता मुझे। तो सर अब देखना ध्यान से क्या बता रहा हूँ, 40 - 40, सर चौड़ाई तो 0 हो गई। ये फंस गए यहाँ पे, ये फंस गया बाबू भैया यहाँ पे, ये फंस गया यहाँ पे बाबू भैया। ये 40 - x थी तो चौड़ाई तो इसकी हो गई। अब इसका परिमाप निकाल सकता है क्या तू? परिमाप निकाल सकता है? हैं? परिमाप तो c आएगा। क्यों आएगा? अगर तू परिमाप देख निकाल लेगा इसका, अगर तू इसका परिमाप निकाल लेगा, परिमाप मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में, है ना? ये परिमाप होता है। अब 2 लंबाई तेरी 40 निकली है और चौड़ाई तेरी कितनी निकली है भाई? 0 निकली है। तो यानी कि 40 दूनी 80, परिमाप सही है। तो लंबाई 40 है और चौड़ाई 0 है। जब चौड़ाई ही नहीं है तो क्या पार्क बनाओगे भाई? जब चौड़ाई ही नहीं है तो क्या पार्क बनाओगे भाई? क्या इतनी बात समझ में आई लाडले? क्या इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें चौड़ाई ही नहीं, केवल लंबाई से थोड़ा ही बना लो, चौड़ाई 0 है। क्लियर है? तो हम अंत में इसका उत्तर लिख देंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन एक एक सवाल पूरे मजे से हमने किया भाई। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने आप को भी शाबाशी दो कि पूरी वीडियो देख ली और पूरा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा जो कि आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समांतर श्रेणियां। नया चैप्टर है, शुरू करेंगे कल से उसको। चलो मिलता हूं अगले लेक्चर में। जय हिंद। और लाइक करके जरूर जाया कर, अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है? चलो।